नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे वेस्टर्न घाट्स की कि वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को पिछले कुछ दशकों में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है विकास के नाम पे, या फिर प्लंडरिंग किया गया है ग्रीन एसेट का, पेड़ पौधों का लूट के नाम पे। किस तरह से भ्रष्टाचार के दरवाजे चढ़ गए हमारे वृक्ष और वन संपदा। आज इस पे चर्चा करेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस उनका दुष्परिणाम हम लोग कैसे भुगत रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां अगर ये क्रम नहीं रुका तो किस तरह से और भुगतेंगी। तो इस पे एक छोटा सा केस स्टडी के तौर पे मैं वेस्टर्न घाट के एक पार्ट को डिस्कस करूंगा, एक पोर्शन को। तो बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये आज का टॉपिक है दोस्तों, प्लंडरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ, ए केस फ्रॉम वेस्टर्न घाट। देखिए, आज के युग में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो हैं एक ज्वलंत मुद्दे हैं, खाली देश में ही नहीं विदेश में और वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे। क्योंकि कार्बन सिक्विस्टेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट की। ज्यों ज्यों वनों का विनाश हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो रही है। और हम ज्यों ज्यों इंडस्ट्रियल गतिविधियां या अर्बनाइजेशन, ऑटोमा ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या सड़कों पे गाड़ियां बढ़ रही हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ग्रीन हाउसेज गैसेज की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल एरा में लगभग 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन के आसपास होती थी, वो आज के ज़माने में वो 400 ppm पार हो चुकी है। इसी तरह से और ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ चुकी हैं, जैसे इसमें मीथेन आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड वगैरह। तो इन सब की मात्रा बढ़ रही है। और हमारा प्लेनेट जो है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म हो चुका है, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपेयर करें, यानी कि 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल गतिविधियां शुरू हुई थी विश्व स्तर पे। और हम परिणाम भुगत रहे हैं, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म जा रहे हैं, साइक्लोन जा रहे हैं, फ्लड, ड्राउट, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो गया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और पेरिनियल स्ट्रीम, जिन नदियों में नालों में बहुत पानी रहता था, सारे साल रहता था, वो केवल बरसात के टाइम ही थोड़ी बहुत मात्रा में पानी रहता है, और पानी को जनता उसके आसपास तरस जाती है। तो आज के वीडियो में बात करूंगा, कोडागू डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न घाट्स में, केरला के साथ लगता हुआ सदर्न कर्नाटक का। वहाँ पिछले कुछ दशकों में किस तरह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश हुआ है। तो वेस्टर्न घाट से दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। विश्व स्तर पर हम देखें तो 35-36 के आसपास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उसमें से 4 भारत में हैं, जिसमें एक ग्रेट हिमालयन हो गया, आपका वेस्टर्न घाट उसमें भी एक है। दूसरा आपका ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडो बर्मा रीजन है, और चौथा आपका सुंडालैंड। सुंडालैंड में हमारा निकोबार पोर्शन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और उसके अलावा उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह ये सब देश आ जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट इज अमंग वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो इसकी इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए एक माधव गाडगिल इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बना था 2011 में। तो उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, और यहाँ पे कंजर्वेशन मेजर्स बहुत सख्त होने चाहिए, और बाकी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी। तो जैसे कि जाहिर तौर पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी ऐसा ही कुछ मामला बताया। उन्होंने कहा कि भाई इको सेंसिटिव जोन्स बनाइए यहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट्स में,
और वो इको सिस्टम जोन में आप माइनिंग, क्वेरिंग और इंडस्ट्रियलाइज एक्टिविटी वहाँ बिल्कुल बैन कीजिए, तभी आपके ये वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी बच पाएगी। और जैसा कि होता रहा है, इस तरह की कमिटीज बना दी जाती हैं एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये बाई एंड लार्ज होता रहा है हमारे देश में। तो केरला, कर्नाटका वगैरह जो राज्य थे, उन्होंने उसको न रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट किया और न ही कभी इको सेंसिटिव जोन बनाए गए। और अभी रिसेंटली हम बात करें पिछले 3-4 साल की, तो 2018 जुलाई अगस्त में मैसिव स्केल पे वहाँ पे डैमेज हुआ। बारिश और लैंडस्लाइड, मड स्लाइड बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ केरला का तो 14 डिस्ट्रिक्ट आपके सबमर्ज हो गए थे, और साथ ही साथ कोडागू डिस्ट्रिक्ट भी कर्नाटका का, वहाँ पे बहुत डैमेज हुआ था। चाहे आप प्रॉपर्टी, घरों को ले लें, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल को ले लें, या लॉस ऑफ लाइफ कंसीडर करें, या क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप या एग्रीकल्चरल क्रॉप की बात करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और लगभग 4000 mm रेनफॉल आपकी 10 दिन में ही आ गई केरला में और कोडागू में, और जिससे कि आपका लैंड स्लाइड, मड स्लाइड वगैरह बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो ये एक किस्म का एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट था जो कि हम भुगत रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के सत्यानाश होने की वजह से। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित रहेगा मेनली इस बुक के आधार पे। ये बुक है चेंजिंग लैंड यूजेज, श्रिंकिंग स्ट्रीम्स एंड कार्बन सिंक्स, रिटन बाई श्री ब्रिज किशोर सिंह, जिनको हम बीके सिंह के नाम से जानते हैं, जो कि सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, अभी रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हॉफ हैं कर्नाटका के, और 1976 बैच के। और उनका इस मैंने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में और रिलेटेड इश्यूज में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है कर्नाटक राज्य में। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये किताब लिखी है। और इस किताब में कितने फैक्ट्स को उजागर किया गया है, बहुत सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं इसमें, हार्ड फैक्ट्स हैं, जो कि इसमें बताए गए हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का और वनों का वहाँ विनाश किया गया पिछले 3-4 दशक में। वो मैं इसमें उजागर करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। और दूसरा मेरा रहेगा, ये एक रिसर्च आर्टिकल रामचंद्रा एटाल करके 2019 में पब्लिश हुआ था, एक साइंटिफिक जर्नल है एल्सेवियर का, प्रोग्रेस इन डिजास्टर साइंस। तो ये विजुअलाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू द प्रपोज्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन दैट इज कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये टाइटल है इसका रिसर्च आर्टिकल का, जो कि पब्लिश हुआ था वेल रेप्यूटेड जर्नल में। तो उसमें भी कुछ फाइंडिंग्स हैं। तो उसमें देखिए, उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई किस तरह से पिछले 40-45 साल में 1973 और 2018 के बीच, 1973 से 2018 के बीच आपके किस तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट कम हो गए, किस तरह से ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बढ़ गए, किस तरह से कॉफ़ी प्लांटेशन जो आपका लगभग 31% होता था वो 37% पहुंच गया। और वो भी कॉफ़ी प्लांटेशन मान के चलिए कि भाई ये बढ़ता ही जा रहा है, अनक्रोचमेंट इन दी फॉरेस्ट, क्योंकि साथ जंगल लगते हैं और वो हर साल वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। और बिल्टअप एरिया, यानी कि सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, जिसमें इसी से पता लग जाता है कि 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उस इलाके में। एक नेशनल पार्क है नागरहोल के नाम से, और आपका एरिया में, उस एरिया में लगभग 25% फाउनल स्पीसीज, सारे इंडिया की 1/4 फाउनल स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं, और वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं उस एरिया की इम्पोर्टेंस एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उस स्टडी में ये बताया गया सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टूल है फॉर द असेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट। तो उसमें उन्होंने मॉडलिंग और सिमुलेशन के माध्यम से लैंड यूज एंड लैंड कवर, LULC में लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज को उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने ट्रेंड को जाना कि लैंडस्केप में क्या चेंजेज आएंगे, चेंजेज किस डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव,
कौन कौन सी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उन चेंजेज को लाने में। तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं रोड्स के लिए माध्यम से या रेलवे लाइन के माध्यम से या होने वाली हैं नियर फ्यूचर में, उससे आपका हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, वर्सन हो जाएगी, और आपकी क्लामिटीज लाइक लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, फ्लड वगैरह बढ़ेंगे। तो और उन्होंने सजेस्ट किया राइटर्स ने, ऑथर्स ने, कि भाई विलेज लेवल फॉरेस्ट कमेटीज और वुमेन सेल्फ हाउस ग्रुप, तो उनका रोल ज़्यादा होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, आपका रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज में, और आपका जो लैंड अनक्रोच हो गई है उसको खाली कराने में। तो इन लोगों का रोल ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा बायोडाइवर्सिटी वहाँ बच पाएगी। और उन्होंने देखी ये सारी फाइंडिंग्स हैं, कितनी भयंकर फाइंडिंग्स हैं। अगर इस तरह से गतिविधियां जारी रही, इर्रेशनल लैंड यूज चेंजेस अगर वहाँ पे चलते रहे कोडागू डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सारा का सारा हमारा बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश होगा, और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फ्लड, ड्राउट्स वगैरह का ऑकरेंस और बढ़ जाएगा, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड बढ़ेंगे, आपका जितनी स्ट्रीम्स हैं सब सीजनल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेरिनियल स्ट्रीम्स नहीं रहेंगी, वाटर स्केर्सिटी बढ़ेगी, स्टेट्स में आपस में इंट्रा एंड इंटर स्टेट सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर हैं वहाँ पे, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, स्पेशली एलिफेंट्स एंड ह्यूमन जो कि बढ़ रही है। आपका क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो चारों तरफ से ये हर लिहाज से बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश होने से, डिग्रेडेशन होने से ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि समस्त मानवता के लिए और वहाँ पे जो लाइफ है, चाहे एनिमल लाइफ हो या बर्ड लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो, सभी के लिए ये एक बहुत ही खराब विषय होने वाला है। तो अब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, कुछ फाइंडिंग्स बता रहा हूँ। ये जो बीके सिंह साहब की जो किताब है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या मेन लिखा गया है। वैसे तो बहुत बड़ी बुक है वो, लगभग 350 पेजेज की बुक है। तो उसके कुछ हाइलाइट्स उसमें मेन क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि जनरली देखिए, एक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ था, वैन श्रीमती इंदिरा गांधी वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय आइडिया तो उसका ये था कि जंगलों को कैसे बचाया जाए। ये बिल्कुल भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, ये कि रेगुलेटरी काइंड ऑफ एक्ट है, ये प्रोहिबिटरी एक्ट नहीं है जो कि लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट होने से रोकता नहीं है। लेकिन जब ट्रांसफ़र होती है फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, कुछ आपको रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का फंड जमा कराना, एनपीवी वगैरह जमा कराना, इक्विवेलेंट लैंड उपलब्ध कराना, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाइंस करनी होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यूडी, या फिर जो डैम इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट्स, वाट ये आपका पीएचडी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, और ये कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलएज, एमएलसीज, एमपीज और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये दे डू नॉट वांट टू फॉलो ऑल दीज एक्ट्स लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वो बिल्कुल इसको नहीं पसंद करते, और हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जब इसको इंसिस्ट करते हैं कि भाई आपको ये कंप्लायंस करना है, आपका ये रिक्विजिट परफॉर्मा है, इसको भर के भेजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अप्रूव करेगी, तो वो कह देते हैं कि भाई आप तो एंटी डेवलपमेंटल एंटिटीज हो, आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप आँख मूंद लीजिए और इस काम को होने दीजिए, जबकि ये संभव नहीं है। और मैं भी इसका एक भुक्तभोगी हूँ, इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लेकर के। मैं डीएफओ था मिडिल अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न में अराउंड 95-97। तो उस समय जब मैं डीएफओ वहाँ गया, तो एक महीना मुझे वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में गए हुआ था। तो एक दिन मुझे रेडियो मैसेज पुलिस का आता था, उन दिनों इंटरनेट तो होता नहीं था, तो टेलीग्राफिक मैसेज आते थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पोर्ट ब्लेयर से। वो लगभग 160 किलोमीटर दूरी पे था मेरा हेडक्वार्टर, रंगत। तो वहाँ एक रेडियो मैसेज आता है पुलिस का कि भाई आपको एलजी वांट्स टू मीट यू, कम टू पोर्ट ब्लेयर ऑन मंडे।
तो मैंने अपने इमीडिएट सीनियर से पूछा, जो हमारे कंजर्वेटर थे या चीफ कंजर्वेटर थे और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब थे, सबसे बात किया कि जी कि टेलीफोन होते थे लैंडलाइन, कि एलजी साहब ने बुलाया है, बताइए साहब किस लिए बुलाया है, क्या लेकर के जाऊं, क्या डिस्कस करेंगे। तो सब ने कह दिया भाई हमें तो पता नहीं है, वो तुम्हें बुलाया है, हमें तो कुछ ऐसी चीज़ बताई नहीं तुम्हारे डिवीजन के बारे में, क्या डिस्कस करेंगे, तुम आ जाओ एलजी साहब से मिल लो। तो मैं चला गया। एलजी साहब थे उन दिनों एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, आज वो दुनिया में नहीं है, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे वो, नाम बताना उचित नहीं है। तो एलजी साहब से मैं वहाँ पहुँच गया उनके ऑफिस में, चैम्बर में। तय टाइम, बिल्कुल तय टाइम जो 10 साढ़े 10 का था, उन्होंने अंदर बुला लिया और अकेले बैठे थे, मुझे बैठाया। बोले यू आर नॉट अलाउइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इन फला फला एरिया, पीपल वांट वाटर, वाई आर यू नॉट अलाउइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। मैंने कहा सर I have joined just a few days back, and as far as I know, that PWD is constructing that dam, but they have not filled up the requisite pro forma under Forest Conservation Act 1980. So as soon as they fill up, so I will forward the pro forma after filling up the details from my side and from forestry side to the regional office at Bhubaneswar, and work can be started after getting central government's approval. I don't want to listen anything. You may go now and work has to be started immediately. ये उनका स्टाइल था बोलने का, और वो बस अपना सुना देते थे और वो ऑफिसर को डरा धमका के भगा देते थे। मैं चुपचाप आ गया, ज़्यादा बहस में पड़ा नहीं। तो हुआ, मैंने अपने इमीडिएट सीनियर्स को बताया, पीसीसीएफ को बताया कि उन्होंने ये कहा है, कि बोले भाई ठीक है, उसे पीडब्ल्यूडी वालों को बुला के परफॉर्मा भरवा दो और जल्दी से केस अप्रूव करवाओ। तो मैंने ये सब करवाया। फिर 15-20 दिन, क्योंकि मैं रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ से ही वापस गया था वहाँ, और मैंने वो काम बिल्कुल नहीं होने दिया। और मैंने कहा भाई जब 2500 किलोमीटर दूर आ गए हैं चंडीगढ़ से यहाँ, और कहाँ भेजेंगे। मैं अकेला आया था, एक अटैची, एक बिस्तरा लेकर, एक बैग लेकर के, और 500 किलोमीटर दूर भेज देंगे, वहाँ चले जाएंगे ग्रेट निकोबार डिवीज़न, उससे ज़्यादा दूर हिंदुस्तान में कोई जगह है नहीं। तो मैंने बिल्कुल वो काम तभी होने दिया जब वो उसकी अप्रूवल आ गई। इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है आप रवैया अपनाना। अदरवाइज ये पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं चाहेंगे, या दूसरे डिपार्टमेंट्स, कि भाई ये लेटर एंड स्पिरिट में ये कंजर्वेशन एक्ट फॉलो किया जाए। तो ये थी एक कहानी। इसी तरह की कहानी यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट्स में भी चल रही है, चली थी। ये ऐसा बीके सिंह साहब की बुक में बताया गया है। दूसरा उन्होंने उजागर किया है FRA 2006 के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसका पूरा नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको शॉर्ट में FRA 2006 कहा जाता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, और काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, काफ़ी उसको व्यूज़ मिले हैं। तो इसको डिटेल में नहीं करूँगा, किस तरह से ये लैंड, फॉरेस्ट लैंड को कब्जा करने का एक तरीका बन गया है, और उस एक्ट में क्या क्या खामियां हैं, वो मैं विस्तार से बता चुका हूँ। उसी एक्ट की मेहरबानी से वहाँ पे भी लैंड को ग्रैब किया जा रहा है, वनों का विनाश करके, और पॉलिटिशियंस के द्वारा लोगों को उकसा करके वहाँ आपको लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को कब्जा किया जा रहा है। तो बुक में तो क्लियरली कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एक्ट इज हाईली ससेप्टिबल टू मिसयूज बाय द सिस्टम एंड फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी डिग्रेडेड। जब तक ये चलता रहेगा, इट इज़ हाई टाइम दैट एक्ट मस्ट बी रिपील्ड। वो तो ये कह रहे हैं ये एक्ट को बंद कर देना चाहिए अगर हम वनों को बचाना चाहते हैं, अगर वनों का सत्यानाश चाहते हैं तो इस एक्ट को जारी रखिए, और वो एक दिन आ जाएगा। हाउ रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कंटिन्यूड, ये उन्होंने बताया है कि भाई जो प्लांट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, they bend government guidelines, act, rules, regulation in favor of illegal tree felling. Then सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आपके आए थे, TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स,
दिसंबर 12 2000 1996 को उसका पहला जजमेंट आया था। उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर आए, उसमें उस वर्डिक्ट आए, उसको उन्होंने फॉलो नहीं करते हैं। वर्किंग प्लान प्रोविजंस को ओवरलुक किया जाता है। और ये जो इस बुक में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बताए गए हैं, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हों, किस तरह से उन्होंने मिलजुल करके उन्होंने आपके सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को प्लंडर किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, और टिम्बर माफिया के साथ मिल करके पूरी लूट मचाई। और ट्रीज को स्टीपर स्लोप पे भी बख्शा नहीं गया। ये एक बेसिक नियम है फॉरेस्ट्री में कि जो स्टीपर स्लोप पे पेड़ होते हैं उन्हें नहीं काटना है, अदरवाइज सॉइल इरोजन आपका बढ़ेगा और वो सारी मिट्टी आपके नदी नालों में जाएगी। और इस बुक में क्लियर उन पेड़ों को भी नहीं बख्शा गया। इस बुक में आपका जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या और डिपार्टमेंट्स के हैं, सभी के नाम उजागर किए गए हैं कि कौन कौन के इसमें इन सब प्लंडरिंग में शामिल था। तो एक एक्ट है कर्नाटका में, कर्नाटका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1976। तो इस नाम तो है इसका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, लेकिन इसमें किया क्या जाता है, इसका जस्ट उल्टा किया गया है। यानी कि इस एक्ट में डीएफओ को ट्री ऑफिसर डिक्लेयर किया गया, और उसकी पावर क्या है, पावर टू ग्रांट परमिट्स फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड अंडर दिस केपीटीए एक्ट वैक्स विद डीसीएफ ऑफ दैट एरिया। लेकिन हो क्या रहा था इस एक्ट की आड़ में, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज तो भूल जाइए, किस तरह से दुनिया भर की फाइलें इकट्ठी कर ली जाती थी टिम्बर माफिया के माध्यम से दफ्तर में। और दो और ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, जो कि एडीएलआर बोलते थे, वेरीफाइड बाउंड्रीज ऑफ द एरिया, कि भाई वो वाकई में प्राइवेट एरिया है कि नहीं जहाँ पे पेड़ों को गिराया जाना है। और डिप्टी कमिश्नर गेव ओपिनियन ऑन ओनरशिप ऑफ ट्री, कि वह कौन उस लैंड का मालिक है, और लैंड के ऊपर जो ट्री का मालिक है। तो उसके बाद डीसीएफ महोदय ट्री परमिट जारी कर देते थे फेलिंग करने के लिए। तो ये खेल चल रहा था, और ये खेल उन्होंने उजागर किया है 91 से 93 के बीच में। 91, 92, 93, ये 3 साल ये खेल पूरा चला। और फ्लड गेट्स वर ओपनड in two forest divisions of that area, Madikeri and Virajpet. The DCF of these two divisions issued lot of permits in haste, sometimes without opinions of ADLR and Deputy Commissioner. तो मिसयूज ऑफ केपीटीए कंटिन्यूड, आपका ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ फेलिंग शुरू हो गई और जारी थी। इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा थी, इकोलॉजी का डिस्ट्रिक्शन चल रहा था। तो लोगों की बहुत प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए, प्रेस में भी मामला आ गया। तो नवंबर 30 1993 को, यानी कि 30 नवंबर 93 को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ग्रांट्स ऑफ परमिट्स। और उसके बाद जनवरी 24 1994 को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन, बोल लीजिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर एन येलप्पा रेड्डी, द देन स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, टू इन्वेस्टिगेट द इरेगुलरिटीज। क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं, ये एक रेड्डी कमीशन सॉर्ट ऑफ टाइप अपॉइंट किया गया। और डॉक्टर रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी अप्रैल 94 में। उस रिपोर्ट का टाइटल था कोडागू ए डिस्ट्रिक्ट अंडर सोशियो इकोलॉजिकल स्ट्रेस, और ये उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। इस बुक में जो 132 से 162 पेजेस हैं, यानी कि 30 पेजों में पूरी कहानी उजागर की हुई है कि किस तरह से प्लंडरिंग ऑफ ट्रीज टुक प्लेस अंडर ए होल करप्ट सिस्टम। और रीडर्स को ये 30 पेज खास तौर से पढ़ने चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हालात थे और किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश किया जा रहा था। अब मैं कुछ शॉर्ट्स उसमें से बताता हूँ कि कौन से पेज पे क्या क्या लिखा गया है इस बुक में। तो ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी, पेज 136 पे देखिए क्या लिखा गया है कि ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी were posted who played dirty game of plundering in the field.
फिर लिखा गया है कि ऑफिसर, टॉप लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजिंग ऑफिसर जो फॉरेस्ट के बैठे थे बेंगलोर में, दे वर साइलेंट स्पेक्टेटर्स, मूड स्पेक्टेटर्स। ये 91-93 की बात है। There appeared large-scale connivance of the system with various clandestine operations, टिम्बर माफिया और वो आपके ऑफिसर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब मिलजुल करके खेला चल रहा था। Following large-scale agitation, press report, the CM on October 5, 1993 passed an order to stop the felling. टीम जो उस समय सीएम महोदय थे, मेरे ख्याल में उस समय या तो मिस्टर एस बंगारप्पा थे या फिर वीरप्पा मोइली थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। तो उन्होंने ऑर्डर किया, अक्टूबर 5 को ऑर्डर किया कि भाई ये फेलिंग बंद कीजिए तुरंत। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अपना फाइनल ऑर्डर जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, सीएम ने अनाउंसमेंट कर दी अक्टूबर 5 को 1993 को, और ले फाइल में ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन और जारी किया गया फाइनल ऑर्डर नवंबर 30 को, यानी कि 55 डेज के बाद, और इन 55 दिनों में पूरा खेला कर दिया गया। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक देयर स्वीट टाइम एंड इशूड फाइनल ऑर्डर ओनली ऑन November 30, 1993, ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ टाइम टू मैनिपुलेटर्स। फिर देखिए 140 पेज पे क्या लिखा गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड टिम्बर माफिया हैव अडॉप्टेड एवरी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन फाउंड ऑन दिस प्लेनेट टू चीट द गवर्नमेंट एंड टिम्बर वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज। उन्होंने क्या क्या खेला किया? फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएट किए गए, इंक्लूडिंग काउंटरफिट परमिट्स, हैमर, मार्किंग हैमर, पासिंग हैमर जो होते हैं नकली बना लिए गए, सील्स, फोर्जिंग डिप्टी कमिश्नर सिग्नेचर, टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड, अंडर मेजरमेंट, आपकी अंडर बार्क मेजरमेंट की गई, एक्सेस फेलिंग, दिखाया थोड़ा गया कागजों में, फेलिंग ज़्यादा हो गई, इलिसिट फेलिंग ऑन गवर्नमेंट लैंड, बगल के दिखाया गया प्राइवेट लैंड का है, माल निकाला रिजर्व फॉरेस्ट से, इग्नोरिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, जितनी भी गवर्नमेंट गाइडलाइन थी, सर्कुलर थे, इंस्ट्रक्शन थी या फॉरेस्ट एक्ट थे, सबको ताक पर रख करके ये काम जारी रहा। और उस 55 डेज का जो पीरियड था अक्टूबर 5 और November 30, 1993 के बीच, उसमें देखिए कहते हैं, ये ऑथर बोलते हैं बीके सिंह साहब कि मोर देन 100 फाइल्स वर प्रोसेस्ड इन 2 फॉरेस्ट डिवीजन बिटवीन दिस पीरियड, October 5 and November 30, 1993. मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स वर टोटली फैब्रिकेटेड टू फेवर सम टिम्बर मर्चेंट। ये येलप्पा रेड्डी की रिपोर्ट में लिखा गया है। फिर देखिए पेज 144 और 145 पे क्या लिखा गया। राइट फ्रॉम 1991 DCFs appear to have joined hands with timber mafia, ignored legal provisions under various acts and ignored various government circulars. They allowed, they tolerated, permitted all kinds of irregularities and manipulations. और देखिए उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट में जो पावर दी होती है कंपाउंड करने का, ऑफेंस को कंपाउंड करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये प्रोविज़न तो बनाया हुआ है फॉर स्मॉल काइंड ऑफ ऑफेंसेस, लेकिन इस ये स्मॉल काइंड ऑफ ऑफेंसेस नहीं है। आप टिम्बर को फेल कर रहे हैं, इलीगल तौर से फेल कर रहे हैं, वहाँ ये कंपाउंडिंग नहीं होना चाहिए था। यानी कि आप थोड़ा बहुत नाम मात्र का फाइन जमा कराइए और पूरा माल ले जाइए। ये सब खेला वो चला करते रहे, क्योंकि ये उनको ज़्यादा सूट कर रहा था पैसा कमाने के लिए। देयर ऑफिशियल एस्टिमेट शोड 1 or 2 cubic meter per tree but released up to 30 cubic meter of timber per tree। कहाँ दिखाया गया 1-2 क्यूबिक मीटर एक पेड़ में है वॉल्यूम, लेकिन 30-30 क्यूबिक मीटर तक टिम्बर रवाना किया गया। DCF allowed अंडर बार्क मेजरमेंट, causing losses by releasing 7 to 25% of more volume of timber। अंडर बार्क मेजरमेंट किया गया, जबकि रूल कहते हैं कि वो ओवर बार्क मेजरमेंट होना चाहिए। इस तरह से ज़्यादा टिम्बर रवाना कर दिया गया, यानी कि हर तरह से टिम्बर माफिया, टिम्बर मर्चेंट को फेवर किया गया। फिर देखिए पेज 153 पे क्या लिखा है। वेस्टर्न घाट्स का जो ग्रोइंग स्टॉक है, एवरेज यील्ड है, वो जनरली 100 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं है।
ये चाहे आपकी वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स हों, रिसर्च पेपर हों या और एकेडमिक रिपोर्ट्स हैं, सब में यही लिखा गया है, वर्किंग प्लान में भी यही लिखा गया है। लेकिन हो क्या रहा है, एक एग्जाम्पल दिया है कि 3 एकड़ प्राइवेट फॉरेस्ट ऑफ सोमवरपेट रेंज ऑफ मडिकेरी डिवीजन एन एनुमरेशन लिस्ट ऑफ 100 मैच्योर ट्रीज वाज अप्रूव्ड बाय डीसीएफ हैविंग 400 क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर, यानी कि 100 पेड़ों में 400 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, यानी कि पर पेड़ एवरेज 4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दिखाया गया। लेकिन एक्चुअल में क्या किया गया, ओनली 60 ट्रीज आउट ऑफ दीज 100, 60 ट्रीज वर फेल्ड एंड दे प्रोड्यूस्ड 800 क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर। 60 पेड़ों में 800 क्यूबिक मीटर माल निकाल दिया गया, यानी कि 13 साढ़े 13 क्यूबिक मीटर माल पर ट्री। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की लूट हुई। ऑब्वियसली ट्रीज ऑफ नियर बाई गवर्नमेंट फॉरेस्ट वर कट इलीगली, ये सब किया गया, मिक्सड विद द प्राइवेट टिम्बर एंड ट्रांसपोर्टेड अंडर द कवर ऑफ परमिट इशूड बाय द डीसीएफ, यानी कि बगल के रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से माल काटो, प्राइवेट में मिलाओ और उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, एक ट्रांजिट पाथ में सब माल चला गया बगल के केरला स्टेट में। तो ये तो मैंने कुछ पोर्शन बताया जो 91 से 93 के बीच, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैंने तो कुछ गिने चुने ही लिखे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2002 और 2008 के बीच में क्या खेला हुआ, उस पीरियड में भी बहुत ज़बरदस्त, इस 6 सालों में क्या किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को लूटा गया, प्लैंडरिंग किया गया। तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की उन दिनों पिक्चर में आ गई थी। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी रेगुलेटरीज ऑफ इलिसिट ट्री फेलिंग ड्यूरिंग दिस 2002 टू 2008 पीरियड। और सीईसी ने पाया कि नंबर ऑफ रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क में कोई लैंड डाइवर्ट की जाती है फॉर अदर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, not only Forest Conservation Act come into picture but approval of Honorable Supreme Court is also required। वो सब नहीं किया गया और सुपीरियर ऑफिसर हेडक्वार्टर में भी सब आंख मूंदे बैठे रहे। और अंटायर अकॉर्डिंग टू ऑथर, अभी बीके सिंह साहब क्या कह रहे हैं कि अंटायर गवर्नमेंट मशीनरी कोलूडेड एंड कंस्पायर्ड टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड एंडेंजर्ड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये सब खेल चल रहा था और उसका नेट रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। वी आर विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, फ्लडिंग एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। और अभी ये भविष्य में बढ़ता जाएगा अगर अभी भी हम इसको नहीं, ये ट्रेंड को हमने रिवर्स नहीं किया तो। और इंक्रीज ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि एलिफेंट्स को लिए आपने फॉडर ट्री छोड़े नहीं और आपने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो सब कॉफ़ी प्लांटेशंस में आ जाते हैं। वहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। आपका कावेरी नदी में पानी कम हो गया, ट्रिब्यूटरीज में पानी कम हो गया, आपका इंटरस्टेट वाटर प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। तो सीईसी जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया एक्शन अगेंस्ट फ्यू फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जिनके नाम इसमें उजागर किए गए हैं उस बुक में। अगेंस्ट फॉर मिसयूजिंग केपीटीए 1976 फॉर ग्रांटिंग इलीगल परमिशन फॉर फेलिंग ट्रीज। और इस बुक में एक बढ़िया काम जिन डीएफओ ने किया उनका नाम भी उजागर किया गया है, मिस्टर एएम अनैया, डीसीएफ चिकमगलुरु। चिकमगलुरु भी एक एरिया है जो वेस्टर्न घाट में, जो कि भिड़ गए इन्फ्लुएंशियल कॉफ़ी प्लांटर से। कॉफ़ी प्लांटर वहाँ ज़्यादातर ऐसे हैं जो सब नियर बाई फॉरेस्ट को एनक्रोच करके बने हैं। तो लेकिन उन्होंने दमखम इतना दिखाया कि इन्फ्लुएंशियल कॉफ़ी प्लांटर से वो भिड़ गए और केस बुक किए उनके खिलाफ, और काफ़ी केसेस बिल्कुल सही मुकाम तक पहुँचे, सज़ा हुई। बट गवर्नमेंट में ऐसे आदमी को तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उनके जो सक्सेसर थे ही फेल टू मेंटेन टेम्पो आफ्टर मिस्टर अनैया ट्रांसफ़र समवेयर अराउंड 1998। तब कुल मिलाकर के कहना ये है कि भाई पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी हमारी
हमारी सरकार की, हमारी पॉलिटिकल बॉसेस की इस तरह की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग सक्सीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। अभी मैं 4-5 दिन पहले की बात है, 3 अप्रैल 2023 को प्लेटिनम या गोल्डन जुबली समारोह था सीबीआई का। विज्ञान भवन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीआई ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे 3 अप्रैल 2023 को, इसी हफ्ते। वहाँ उन्होंने दो बात कही अपने एड्रेस में। क्या कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिशन मोड में कार्रवाई जारी रहेगी, रुकना नहीं है सीबीआई ऑफिसर्स को। दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कहीं भी कमी नहीं रहेगी इस तरह की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी ये पॉलिटिकल विल और मिशन मोड में कार्रवाई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए नहीं आएगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी। और इसी तरह से कार्रवाई चलती रही, विनाश होता रहा, तो अभी तो हम भुगत ही रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां और ज़्यादा भुगतेंगी। ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये एक हाई टाइम है जब गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए और इस तरह के जितने भी स्टेप्स हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसको उठाने चाहिए वो स्टेप्स। फाइनली ऑथर ये कहते हैं कि इफ़ ए डॉक्टर, यानी कि बीके सिंह साहब का कहना है, इफ़ ए डॉक्टर, जज और पुलिस, ये जो मैंने पॉलिटिकल विल और मिशन मोड की बात की ये मैंने अपनी तरफ से बोला है। और ये ऑथर लास्ट में बोल रहे हैं इस बुक में कि इफ़ ए डॉक्टर, जज और पुलिस ऑफिसर अर्ज इन जजमेंट, द डैमेज विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन वन फैमिली और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, बट if forest and revenue officers are in judgment, they can inflict damage on the entire landscape which can disrupt ecological services, जो कि हमारी मेनली चाहे प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज हों या रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हों, ये वाटर अवेलेबिलिटी है, पॉलिनेशन है, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बिंग का मामला है, ये सब तबाह होती जाएंगी क्योंकि ये सब प्रोपोर्शनेट होती है बायोडाइवर्सिटी के। जब बायोडाइवर्सिटी हमारी पुअर होगी तो इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी बिल्कुल पुअर हो जाएंगी और डिग्रेड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने भरपूर कोशिश की है ये उजागर करने की कि बायोडाइवर्सिटी का अगर इसी तरह से विनाश होता रहा तो हमारी संपूर्ण मानवता, संपूर्ण लाइफ इस धरती पे हमारे देश में बहुत ही आने वाले दिनों में भयावह परिस्थितियाँ आ जाएंगी। और हमें सब मिल कर के पॉलिटिकल विल जनरेट करने में मदद करनी चाहिए। अपने एमपी से, एमएलए से ये सब गुहार लगानी चाहिए कि इस पे आगे आइए और लोगों को, जन चेतना को बढ़ाइए। पॉलिटिकल विल होगी तो जो बायोडाइवर्सिटी बचाने वाले लोग हैं, पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं, वो भी आगे आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो मेरा मेनली यूपीएससी कैंडिडेट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ही नहीं है, संपूर्ण पर्यावरण प्रेमियों के लिए है। और इस तरह की वीडियो मैं भविष्य में भी और डालता रहूँगा। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच।